नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सम्राट। नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने कांग्रेस पर निशाना साधा है और उन्होंने साथ ही एक राष्ट्र एक चुनाव पर जेपीसी की बैठक में भाग लेने के लिए संसद भवन जब पहुंची तो उनके हाथ में एक बैग था और जिस पर नेशनल हेराल्ड की लूट वो लिखा था उस बैग में। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने इस दौरान कहा कि यह पहली बार हुआ है कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ यानी मीडिया को लेकर भी भ्रष्टाचार हुआ। हाल ही में ईडी ने जो चार्जशीट दायर की गई ईडी के द्वारा वो बहुत ही गंभीर उदाहरण जाहिर करती है, जहां पर कांग्रेस की एक पुरानी विचारधारा उभर कर सामने आती है। यह बहुत गंभीर मामला है। 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति को मात्र 50 लाख रुपए में यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी ने हड़प लिया। यह यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी का स्वामित्व 76% गांधी परिवार के पास है। इसलिए आज के दिन कांग्रेस पार्टी की ओर कांग्रेस की शीर्ष नेतृत्व की जवाबदेही बनती है। आप ये देखिए, ये पहली बार हुआ है कि डेमोक्रेसी का जो फोर्थ पिलर है, चौथे स्तंभ यानी मीडिया को लेकर भी भ्रष्टाचार हुआ है। हाल ही में जो चार्जशीट ईडी ने फाइल करी है, ये बहुत ही गंभीर उदाहरण उजागर करती है, जहां पर कांग्रेस की पुरानी एक कार्यशैली और उनकी विचारधारा उभर कर आती है। वो सेवा की आड़ में सार्वजनिक संस्थाओं को अपनी पर्सनल जागीर बढ़ाने का एक औजार बना लेती है। बहुत गंभीर मामला है। 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति कौड़ियों के भाव मात्र 50 लाख रुपए में यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी ने हड़प ली। और ये यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी जो है, ये नॉट फॉर प्रॉफिट एक ऐसी कंपनी है जिसका स्वामित्व यानी उसकी ओनरशिप 76% जो है वो गांधी परिवार की है। और इसीलिए आज के दिन कांग्रेस पार्टी की और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की जवाबदेही बनती है, न केवल इस देश की जनता को बल्कि 25 अप्रैल को कोर्ट के समक्ष भी। मैम, लेकिन जब ये कार्रवाई होती है, ईडी की तरफ से पूछताछ होती है, चार्जशीट होती है, तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जाता है कि पॉलिटिकल वेंडेटा है और टारगेट किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। जी, इसे कहते हैं एक तो चोरी और फिर सीनाजोरी। मैं पूछना चाहती हूं कि ये जो इतना गंभीर आरोप लगा है, जो चार्जशीट से उभर कर आया है कि पॉलिटिकल फंडिंग कांग्रेस पार्टी ने उसका दुरुपयोग कर ये लोन दिया, 2000 करोड़ रुपए की सार्वजनिक संपत्ति हड़प ली गई मात्र 50 लाख रुपए में। इसकी जवाबदेही बनती है कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की। यंग इंडिया लिमिटेड जो है, आज के दिन उसकी 76% ओनरशिप गांधी परिवार की है। अगर आप एजेएल को देखें तो 600 करोड़ से ज्यादा अवैध संपत्ति उसके नीचे है, 90 करोड़ से ज्यादा इलीगल संपत्ति यंग इंडिया लिमिटेड के पास है। इस सब में भाजपा का क्या लेना देना? ये इस देश की जनता का पैसा है, ये इस देश की सार्वजनिक संपत्ति है जो निजी जागीर की तरह हड़प ली गई है। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज के बयान पर पलटवार किया है सांसद सुखदेव भगत ने। उन्होंने कहा कि बांसुरी स्वराज पहले ये बताएं कि लूट कहाँ हुई है। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज के बयान पर उन्होंने ये कहा कि ये पहले उनको कहना चाहिए कि लूट कहाँ हुई, पहले ये बताएं बांसुरी स्वराज। और उन्होंने आगे कहा कि गांधी शब्द से न केवल अंग्रेज डरते थे बल्कि अब बीजेपी भी डरी हुई है। जो मामला पहले ही बंद हो चुका है, पहले ही इस पर सभी बातें सामने आ चुकी है, कोई मनी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, तो फिर इस प्रकार के आरोप क्यों? उन्होंने कहा कि मैं समझता हूं कि ये बीजेपी मुद्दों से भटकाने के लिए कुत्सित प्रयास है ये, और कहीं ना कहीं वे कांग्रेस के साथ साथ गांधी परिवार को बदनाम करना चाहते हैं। बांसुरी स्वराज जी स्वयं के सम्मानित नेता, कल वो बताए ना लूट कहाँ हुई है, कोई मनी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है। और नेशनल हेराल्ड, मैंने कहा कि गांधी शब्द से न केवल अंग्रेज डरते थे बल्कि भारतीय जनता पार्टी भी डरी हुई है। और जो चीज ऑलरेडी क्लोज हो चुकी है, पहले भी इस पे सारी चीजें आ चुकी है, क्लियर हो चुकी है, कोई मनी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, तो फिर इस प्रकार आरोप क्यों? मैं समझता हूं मुद्दों से भटकाने का इनका एक कुत्सित प्रयास है और कहीं न कहीं कांग्रेस के साथ साथ गांधी फैमिली को यह बदनाम करने की इनकी एक कुत्सित प्रयास है, मैं यही कहना चाहूंगा। लेकिन सर, भाजपा कह रही है ना कि जांच अगर हो रही है तो हो जाने दीजिए जांच, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। इसके पहले भी जांच नहीं हुआ क्या? इसके पहले भी जांच हुआ, जांच होने के बाद क्लोजर रिपोर्ट हो गए। तो मैं समझता हूं जानबूझ के इस प्रकार की, क्योंकि सत्ता इनके पास है, इनके जो संवैधानिक संस्था उनका यह दुरुपयोग कर रहे हैं, तो इस प्रकार की ये कहीं न कहीं मैं समझता हूं प्रतिशोध की राजनीति भी कर रही है।
चलिए आगे बढ़ेंगे। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का भारत दौरा काफ़ी अहम माना जा रहा है। इसको लेकर बीजेपी सांसद परवीन खंडेलवाल ने कहा कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति का भारत आना बहुत महत्वपूर्ण है और उन्होंने दौरे को लेकर कहा है कि वर्तमान वैश्विक परिस्थिति में अमेरिका के उपराष्ट्रपति का भारत आना बहुत महत्वपूर्ण है ही और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात कहीं न कहीं भारत और अमेरिका के व्यापारिक संबंधों को और मजबूती प्रदान करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि वर्तमान व्यापारिक टैरिफ की लड़ाई में भारत का हित कहां तक सुरक्षित रह सकेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस पर भी चर्चा हुई है। देखिए, वर्तमान वैश्विक परिस्थिति में अमेरिका के उपराष्ट्रपति का भारत आना बेहद महत्वपूर्ण है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से उनकी मुलाकात कहीं न कहीं भारत और अमेरिका के व्यापारिक संबंधों को और मजबूती प्रदान करेगी और न केवल व्यापारिक संबंध बल्कि भारत की संस्कृति और सभ्यता अमेरिका में किस प्रकार से और ज्यादा प्रसारित हो उसको भी मजबूत करने की दिशा में ये यात्रा बेहद महत्वपूर्ण है। और वर्तमान व्यापारिक टैरिफ की लड़ाई जो चल रही है अमेरिका और चीन, चाहे चीन के बीच में, उसमें भारत का हित कहां तक सुरक्षित रह सके, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस पर भी चर्चा होगी और मेरा विश्वास है कि इस यात्रा के सकारात्मक परिणाम निकलेंगे और भारत और अमेरिका के बीच जो संबंध है वो और अधिक मजबूत हो। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा है कि बिहार के प्रति प्रधानमंत्री का जो लगाव है वो किसी से छिपा नहीं है और उन्होंने इस बात को जोर देकर कहा कि जो हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाएं बिहार को दी गई हैं वह एनडीए की प्रतिबद्धता है। बिहार में एक बार फिर एनडीए और बीजेपी की सरकार बनेगी, विकास कार्यों को और गति दी जाएगी। बिहार की जनता ने जाना है कि जब से आरजेडी और अन्य जंगल राज वाली सरकारें गई हैं तब से बिहार में विकास हुआ है। अब बिहार की जनता दोबारा जंगल राज नहीं देखना चाहती। नरेंद्र मोदी जी का जो प्रेम बिहार के प्रति है वो किससे छिपा नहीं है। हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाएं जो मेरे प्रदेश बिहार को दी है ये एनडीए सरकार की कमिटमेंट है बिहार और बिहार की जनता के प्रति। फिर से बिहार में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बनेगी, जेडीयू और हमारे बाकी गठबंधन दलों के साथ मिलकर बनेगी और ये जो विकास कार्य हैं इनको आगे और गति दी जाएगी। बिहार की जनता ने जाना है कि जब से आरजेडी की और इनके गठबंधन दलों की जंगल राज वाली सरकारें गई है तब से विकास ही विकास हमारे बिहार में हुआ है और बिहार की जनता अब वापस कभी जंगल राज नहीं देखना चाहती। वो विकास के लिए फिर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार को ही चुनना चाहती है। शिवसेना नेता साइना एनसी ने कहा है, राहुल गांधी को लेकर कई बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी भारत माता का सम्मान नहीं करते हैं, भारत माता का वो सम्मान करते ही नहीं हैं और अमेरिका की यात्रा के दौरान राहुल गांधी द्वारा भारतीय चुनाव आयोग पर दिए गए बयान पर शिवसेना नेता साइना एनसी ने ये बातें कही हैं। राहुल गांधी सदन में कोई मुद्दा नहीं उठाते। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी सदन में कोई मुद्दा नहीं उठाते बल्कि विदेश जाकर भारत को सम्मानित करते हैं। राहुल गांधी और आदित्य ठाकरे काम नहीं करते, केवल सवाल उठाते हैं। मैं उन्हें सलाह दूंगी, देखिए साइना एनसी ने कहा कि मैं उन्हें सलाह दूंगी कि वे पहले संसद में सवाल उठाएं। विदेश जाकर ऐसे बेबुनियादी आरोप लगाना दिखाता है कि राहुल गांधी भारत माता का सम्मान ही नहीं करते। राहुल गांधी पार्लियामेंट में कोई मुद्दा नहीं उठाते हैं, विदेश जाके भारत को असम्मानित करते हैं। ये रही है पद्धत उनकी बार बार। जब बेबुनियादी आरोप लगाते हैं तो ये समझ लीजिए राहुल गांधी जी कि इलेक्शन कमीशन ने क्लैरिटी दिया है। फर्स्ट और सेकंड अपील्स जो बने थे और जो दिए थे सेक्शन 24 अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट पब्लिक डोमेन में है कि मिनिमल एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड अंडर सेक्शन 22 फॉर इंक्लूजन या सेक्शन 23। ये स्पेशल समरी रिवीजन रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में है जनवरी 6-7 2025 में और एसएसआर ने पहले इलेक्शंस में भी देखे हैं स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स, कोई इंटेग्रिटी का सवाल नहीं। इलेक्टोरल रोल्स में नए वोटर्स जो आए हैं वो जरूर वोट करेंगे। जो डुप्लीकेट वोटर्स को निकालना है, डिसीज्ड वोटर्स को निकालना है तो जरूर करेंगे। और इलेक्शन कमीशन ने यहां तक बोला है कि 89 ही अपील्स मिले हैं।
तो जब राहुल गांधी और आदित्य ठाकरे काम नहीं करते हैं और सिर्फ सवाल उठाते हैं, मैं ये सलाह उनको दूंगी, पहले आप संसद और विधान भवन में सवाल उठाइए। जो आपको संतुष्टि नहीं तो आदरणीय कोर्ट में उठाइए, लेकिन विदेश में जाके ऐसे बेबुनियादी आरोप लगाना दिखाता है कि आप भारत माता का सम्मान ही नहीं करते हैं। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा है कि तेजस्वी यादव के पास कोई काम नहीं है और उन्होंने इस बात को भी जोर देकर कहा है कि बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे। और देखिए, उन्होंने कहा है कि तेजस्वी जी के पास कोई काम तो होता नहीं है, सुबह सुबह वे अखबार और टीवी देखकर कोई मुद्दा निकाल कर बोलते रहते हैं। और मैंने उनसे कहा कि विकास पर बात करें। तेजस्वी यादव से दिलीप जायसवाल ने कहा कि विकास पर बात करें। देखिए, तेजस्वी यादव जी के पास कोई काम नहीं है। सुबह सुबह वो अखबार देखते हैं, टीवी का न्यूज़ देखते हैं और उसी से फिर वो जो है कोई न कोई मुद्दा निकाल कर बोलते हैं। मैंने उनको कहा है कि पहले विकास पर बात करो। बिहार अगर विकसित हो जाएगा तो अपने आप अपराध रुक जाएगा। तो नीतीश कुमार जी बुनियादी तौर पर काम कर रहे हैं कि कैसे बिहार का जड़ मजबूत हो। अगर आज सभी को बिहार विकसित होगा तो बिहार के सारे अपराध रुक जाएंगे। तो बिहार विकसित हो, इसकी चिंता नीतीश कुमार जी की सरकार, एनडीए की सरकार कर रही है। और आप देख रहे हैं कि बिहार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, विकास कर रहा है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जेपी वन नेशन वन इलेक्शन जो है देश की ज़रूरत है और वन नेशन वन इलेक्शन के लिए जो प्रयास एनडीए की सरकार कर रही है, देश की 140 करोड़ जो हमारे मतदाता हैं, जनता है, वो सभी लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि इस देश की गाढ़ी कमाई को सिर्फ चुनाव में ही बार बार चुनाव कराकर खर्च नहीं किया जा सकता है। राहुल गांधी वो अमेरिका यात्रा पर है, विदेश में वो बीच बीच में विदेश जाते रहते हैं। इस बार थोड़ा गैपिंग ज़्यादा हो गया था, लेकिन उनका काम है, बीच बीच में विदेश चले जाते हैं। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा है कि एक देश एक राष्ट्र की जो बात चल रही है, अगर ये होता है तो देश का भला होगा, देश का विकास होगा। उन्होंने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक परिवर्तनकारी, दूरदर्शी और ऐतिहासिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन में विश्वास रखती है। आज अगर देश का विकास इतनी तेज़ी से हो रहा है तो वह केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल और उनकी सरकार के कामों के कारण ही हो रहा है। वन नेशन वन इलेक्शन भी उसी दिशा में है। अगर देश में विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक ही बार में होंगे तो समय बचेगा, पैसा बचेगा, आचार संहिता कम समय तक लागू रहेगी, लाखों करोड़ों रुपए देश के बचेंगे। यह पहली बार नहीं है। 1952 से लेकर 1967 तक वन नेशन वन इलेक्शन था, लेकिन बार बार कांग्रेस ने सरकारें गिराई या अन्य कारणों से गिरी तो चुनाव अलग थलग पड़ गए। एक राष्ट्र एक चुनाव होंगे तो यह राष्ट्र हित में होगा और इससे देश का भला होगा। One nation, one election. One nation, one election bill is transformative, visionary and historic. और नरेंद्र मोदी जी की सरकार रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म इसमें विश्वास रखती है। और आज अगर देश को विकास इतनी तेजी के साथ बढ़ रहा है, इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। It is all because of the initiative of Prime Minister Modi and his government. One nation, one election भी उस दिशा में है। एक देश में अगर एक ही बार विधानसभा लोकसभा के चुनाव होंगे, समय बचेगा, पैसा बचेगा, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कम समय लगा रहेगा। 5 साल में एक ही बार चुनाव आपको करने पड़ेंगे, लाखों करोड़ रुपया देश का बचेगा, लगभग 1.5% जीडीपी में ग्रोथ होगी, कंट्रीब्यूशन होगी। और जो हमारे एम्प्लॉयज हैं, टीचर हो, पैरामिलिट्री फोर्सेज हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हो, ये सब अपना अपना काम कर सकते हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेज अपना सिक्योरिटी का काम कर सकती है, टीचर पढ़ाई का काम कर सकते हैं, अधिकारी अपना इम्प्लीमेंटेशन का काम बेहतर कर सकते हैं। और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अगर हर साल 5-5 राज्यों के चुनाव में लगता है और नेता सब चुनाव लड़ाने में व्यस्त रहते हैं, तो इससे देश के विकास को नुकसान होता है। इसलिए हमने कहा है कि ये पहली बार नहीं, 1952 से लेकर 1967 तक, 1952 से लेकर 1967 तक वन नेशन वन इलेक्शन होता था। पार्लियामेंट और विधानसभा के चुनाव इकट्ठे होते थे, लेकिन बार बार जिस तरह से कांग्रेस ने सरकारें गिराई,
या अन्य कारणों से गिरी, उसके कारण अलग थलग पड़ गए राज्यों के चुनाव। अब समय आया है एक राष्ट्र एक चुनाव करने के लिए। इलेक्शन कमीशन ने कई बार कहा, इंदिरा जी की सरकार में 1983 में कहा, 1999 में लॉ कमीशन ने कहा, अब हाई लेवल कमेटी ने कहा, बहुत सारे राजनीतिक दलों ने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव होंगे तो ये राष्ट्र हित में होगा, इससे देश का भला होगा। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा कि नेशनल हेराल्ड मामला बिल्कुल साफ सुथरा है, इसमें कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। और उन्होंने बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज के बयान पर पलटवार किया है और कहा है कि नेशनल हेराल्ड का मामला साफ सुथरा और सुलझा हुआ है। कंपनियां आपस में शेयर होल्डिंग बदलती हैं, नाम बदलती हैं। यंग इंडिया लिमिटेड गैर लाभकारी कंपनी है जिसमें बीजेपी क्या दिखाना चाहते हैं वही जानते हैं। बहरहाल ये मामला कोर्ट के सामने है। यदि सवाल ये है कि क्या कितनी कीमत पर खरीदा गया, तो सवाल ये भी बनता है कि आपने, केंद्र सरकार ने एयर इंडिया कितनी कीमत पर टाटा को बेचा। देखिए, ये सब इनके नाटक चलते रहते हैं। नेशनल हेराल्ड का केस बिल्कुल साफ सुथरा सिंपल है। पहले भी इसकी ओनरशिप कांग्रेस के नेतृत्व की, हमारे शेयर होल्डर्स की थी, अभी भी वही है। कंपनियां आपस में शेयर होल्डिंग बदलती हैं, नाम बदलती हैं, और नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है। उसमें क्या ये दिखाना चाहते हैं, क्या नहीं दिखाना चाहते, ये जाने। और अब तो खैर वही कोर्ट के सामने है, कोर्ट की लंबा चलेगा, कब आता है निर्णय, कब नहीं आता है, तो उसमें देखेंगे। इतनी इनकी जल्दबाजी क्या हो रही है। और अगर कितने पैसे में क्या खरीदा गया ये पूछा जाए, तो फिर तो सवाल वो भी बनते हैं ना कि एयर इंडिया क्या कीमत पर आपने टाटा को बेचा, और अगर एयर इंडिया की पूरी संपत्तियां देखी जाए तो उनकी क्या कीमत थी। बहुत से और छोटे छोटे हमने देखेंगे, लोग सिर्फ शेयर खरीद के बड़ी बड़ी कंपनियां हथिया लेते हैं। आपको याद होगा बहुत पहले जब डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री बनी थी, तब भी कई डिसइन्वेस्टमेंट जो हुए थे अटल जी के समय, उसमें कुछ सवाल खड़े किए गए थे। मैं ये नहीं कहता उनका जवाब सही है, गलत है, भ्रष्टाचार है कि नहीं है। शेयर खरीद के या शेयर के ट्रांसफर करके एक कंपनी को उसका एक स्वामित्व बदलना, एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में देना, और इसमें तो सब नॉट फॉर प्रॉफिट है, तो इसमें तो कोई वो इश्यू ही नहीं है। बहुत सी नॉट फॉर प्रॉफिट हमारी संस्थाएं हैं। मैं आपको बताता हूं, बहुत सी एनजीओज हैं, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन हैं, सेक्शन 25 की कंपनीज हैं, उसमें केवल बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज बदल जाता है, संस्था एक से दूसरे के हाथ में चली जाती है, 2 रुपए का लेन देन नहीं होता है। कितने हमने देखे वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय जनता पार्टी के एमपी और कई लोग ऐसी अच्छी खासी वॉलंटरी एजेंसीज खरीद रहे हैं। आपको चाहिए कि 3 साल का उसमें रिकॉर्ड हो, क्योंकि आपको सरकार की फंडिंग मिल जाए। तो आपने क्या किया, उसका जो भी टर्नओवर है, नाम है, प्रॉपर्टी है, जमीनें हैं, बिल्डिंगें हैं, आपने बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज बदले या बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बदले और आपने संस्थाएं हथिया ली। तो अगर यही इनका लॉजिक है तो इन सब पे तहकीकात होनी। मैं तो ये कहता हूं कि जितने सोसाइटीज हैं जिन्होंने ओनरशिप बदली है पिछले 12-13 साल में, सब पर इंक्वायरी होनी चाहिए। बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने की जो मांग उठी है, उसको लेकर सांसद पप्पू यादव ने भी कई बातें की है और उन्होंने ये भी कहा है कि बीजेपी भारत में कभी भी अकेले चुनाव नहीं जीत सकती। देखिए, बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने की जो मांग है उठी है, उस पर पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा कि बीजेपी भारत में कभी भी अकेले चुनाव नहीं जीत सकती, ये किसी के कंधे पर बंदूक रखकर ही जीत सकते हैं। बीजेपी किसी के सहारे ही जीत सकती है और उसको मारकर अपनी सरकार बना सकती है। बीजेपी जहां सरकार नहीं बनाएगी वहां राष्ट्रपति शासन के तहत राज करना चाहती है। इस जन्म में उन्होंने कहा कि इस जन्म में बीजेपी बंगाल में जीत नहीं सकती, इसलिए अब वे पिछले दरवाजे से बंगाल में राज करना चाहते हैं। केंद्र में हम कहा कहेंगे राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। हम बीजेपी के तरह हम संविधान विरोधी बात नहीं करेंगे। सुनिए, बीजेपी कभी भी डायरेक्ट चुनाव नहीं जीत सकती इस हिंदुस्तान। इन्हें गाली गलौज करके और किसी के कंधों पर बंदूक रख के ही ये जीत सकता है। बीजेपी किसी के सहारे ही जीत सकता है और उसको मार के अपनी सरकार बना सकता है। बीजेपी जहां सरकार नहीं बनाएगी वहां राष्ट्रपति शासन के तहत राज करना चाहती है। इस जन्म में कांग्रेस बीजेपी बंगाल में सक्सेस नहीं हो सकती। ममता दीदी को ये चैलेंज नहीं कर सकता, इसीलिए ये अब पिछले दरवाजे से बंगाल में राज करना चाहता है। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।